Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu newspaper analysis for 13th of August 2026. 13 अगस्त 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ डू लाइक, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। मैंने पहले बताया कि आप ही हमारी सारी टीम हो, मार्केटिंग टीम, ये टीम वो टीम, तो 100 लाइक क्यों नहीं पूरे कर पा रहे हो आप लोग? मतलब आप लोग इतने कमज़ोर तो नहीं हो सकते यार, है ना? तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। आज 100 लाइक 150 लाइक तो दिलाओ यार, मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं पहले फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ के साथ। सेंटर रिफर्स द FCRA बिल टू JPC, अपोजिशन कॉल्स फॉर द विड्रॉल। आप सबको पता है कि FCRA क्या है? FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। एक्ट कब का है? एक्ट है 2010 का। अमेंडमेंट कब का लाया जा रहा है? अमेंडमेंट लाया जा रहा है 2026 में, ठीक है ना? इसलिए इस बिल का नाम क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। जो सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है वो ये है कि अगर किसी भी संस्था का, किसी भी NGO का अगर लाइसेंस कैंसिल होता है, इफ लाइसेंस इज कैंसल्ड और नॉट रिन्यूड, है ना, कुछ भी तरीके से, या फिर आप अपनी संस्था बंद कर देते हो, व्हाट विल हैपन? द फंड्स, जो भी आपके फंड्स हैं, एसेट्स हैं, गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है? उसकी जो ओनरशिप है गवर्नमेंट ले सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक प्रोविज़न है जो कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न है। और ऐसे में बहुत सारी जो क्रिश्चियन संस्थाएं हैं, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट एरिया की, तो उनका ये कहना है कि दिस इज़ बिट डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉरेन लेती हैं फंड्स, है ना? तो लेजिटिमेट फॉरेन फंडिंग जो लेती हैं क्रिश्चियन NGOs, उनको बहुत ज़्यादा वो है कि कहीं कल को अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया या रिन्यू नहीं हो पाया तो आप तो पूरा एसेट ही ले लोगे। तो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। अब यहाँ पे JPC की बात चले तो JPC बता दूं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहलाती है। एक एडहॉक कमेटी होती है। एडहॉक कमेटी मतलब कि विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कंडक्ट अ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और बिल। तो इसको कभी भी बनाया जा सकता है किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, बिल के लिए। जैसे NRC के लिए बनाई गई थी JPC, है ना, वैसे अब इसके लिए बनाई जा रही है। तो इसमें दोनों ही हाउसेस के मेंबर होते हैं, लेकिन कितने मेंबर किस हाउस के रहेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। तो याद रखिएगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है कंपोजिशन ऑफ JPC एंड देयर इज नो सेट लिमिट, है ना? याद रखो, कोई सेट लिमिट नहीं है। पार्लियामेंट विल डिसाइड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द JPC की लोकसभा से कितने MP रहेंगे, राज्यसभा से कितने MP रहेंगे, एंड जो मेंबर्स हैं दे आर ऑब्वियसली बात है अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है ना? एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड द कमिटी इज डिजॉल्व आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टर्म और टास्क। जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है या टर्म कंप्लीट होता है तो फिर कमेटी को डिजॉल्व कर दिया जाता है। और इसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो एडवाइजरी नेचर के होते हैं, मैंडेटरी नहीं होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो UPSC पूछ सकता है आपसे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दूसरी तो बिल्कुल फैक्चुअल न्यूज़ है। टाटा सन्स चेयरपर्सन टू स्टेप डाउन इन 2027। नाम याद रखना, N चंद्रशेखरन, है ना? तो क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लेता है, तो N चंद्रशेखरन, टाटा सन्स, है ना? रिटेल इन्फ्लेशन की बात चल रही है, तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है 19 मंथ हाई पे है, हाई पे था जुलाई में फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने के कारण। तो अब ये रिटेल इन्फ्लेशन कैसे काउंट करते हैं अपन लोग? तो रिटेल इन्फ्लेशन हम निकालते हैं CPI से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से निकालते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रिटेल इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं? CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से निकालते हैं, WPI से नहीं निकालते हैं। उससे हम होलसेल इन्फ्लेशन निकालते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स से, रिटेल इन्फ्लेशन निकालते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ठीक है? इसके बाद इसको डाटा को रिलीज कौन करता है? तो डाटा इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन निकालती है इसको। और इसमें फिर इन्फ्लेशन भी दो तरीके का होता है, ये भी आपको पता होगा। एक होता है कोर इन्फ्लेशन और एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है ना? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब कि आपका सारा कुछ इन्फ्लेशन, मतलब कि फूड का भी इन्फ्लेशन हो गया, फ्यूल का भी इन्फ्लेशन ले लिया, बाकी गुड्स का भी इन्फ्लेशन ले लिया। कोर इन्फ्लेशन में याद रखना, फूड एंड फ्यूल आर एक्सक्लूडेड। फूड एंड फ्यूल को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, दे आर नॉट इंक्लूडेड। तो अगर फूड एंड फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है तो कोर इन्फ्लेशन है। अदरवाइज वो कैसा इन्फ्लेशन है आपका? वो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन है, ठीक है? तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी एक न्यूज़। अब जस्टिस वर्मा को देख रहे हैं आपको, जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके यहाँ जली हुई नोटें मिली थी बहुत सारी, तो उसके बारे में भी शायद है, नहीं लिया है मैंने, ठीक है? अगर नहीं लिया तो फिर मैं आपको नहीं बताऊंगा। मेन आप इसमें याद रखेगा, उसमें रिमूवल आपके लिए एक छोटा सा टास्क ज़रूर दे रहा हूँ। आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 आप एक बार गूगल करके पढ़ो। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 गूगल करो और कमेंट सेक्शन में लिखो क्या है।
सबको करना है काम, ठीक है ना। चाहे एक आदमी ने कर लिया होता है तो ये मत सोचना कि एक आदमी ने कर लिया तो आप सब करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना है। जस्ट ये मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट बॉक्स, FCRA JPC दोनों बता दिए हैं। FCRA 1976 में आया था, फिर उसके बाद FCRA 2010 में जो आया था, जो मेजर था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ये सब आपको मैंने बताया हुआ है। रजिस्ट्रेशन हर 5 साल में रिन्यू किया जाता है, ठीक है। अगर नॉन कंप्लायंस होगा तो सस्पेंशन हो जाएगा या कैंसिलेशन होगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मैंने आपको बता ही दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 10th शेड्यूल फिर से न्यूज़ में था। 10th शेड्यूल तो मैंने कई बार बताया कि ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 आपको याद रखना है। इसमें आर्टिकल 101, 102, 190, 191 इंक्लूड किए गए थे, जिसमें 10th शेड्यूल ले डाउन करता है कि किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है वॉलंटरली या विप के अगेंस्ट वोट करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट या फिर 10th शेड्यूल। फिर एक स्प्लिट प्रोविजन हुआ करता था पहले, 1/3 अगर स्प्लिट कर जाए तो उसको नहीं माना जाता था, एक्सेप्शन माना जाता था। अगर ये 1/3 मेंबर्स स्प्लिट, तो इस क्लॉज को डिलीट कर दिया गया है बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये याद रखना, पहले स्प्लिट का प्रोविजन था जो कि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से डिलीट कर दिया गया। उसकी जगह पे मर्जर का कंसेप्ट आ गया। मर्जर मतलब कि 2/3 कंटेस्ट कैंडिडेट्स अगर एग्री कर जाते हैं तो पार्टी मर्जर माना जाता है, तो है ना। तो पार्टी अगर मर्ज करना चाहती है दूसरी पार्टी से तो 2/3 ऑफ द मेंबर शुड गो, है ना। तो आपको याद रखना है। याद रखना इसमें जो अगर डिस्क्वालिफिकेशन का जो है वो स्पीकर डिसाइड करता है कि डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं, बट दैट इज़ ऑल्सो अंडर द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। इसका केस देखो लिखा है रिलेटेड प्रेसिडेंट में, देखो लिखा है ना कि होतो हॉलहन वर्सेस जखीलू 1992 का केस है, जिसमें कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है 10th शेड्यूल की, यस। एंड दूसरा उसने कहा कि स्पीकर का डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। एंड जो अभी का केस एक और चल रहा है, इसमें महाराष्ट्र में शिंदे रेबिलियन के बाद ये देखा जा रहा है कि स्प्लिट और मर्जर का ही कंसेप्ट चेक किया जा रहा है। तो बेसिकली शिवसेना में जो स्प्लिट हुआ तो वो चेक हो रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो देखो लिखा भी है, विल हैव टू सी इफ देयर वाज अ स्प्लिट इन शिवसेना और नॉट, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। देखो यहाँ पे भी छोड़ते हैं, एक न्यूज़ मैं आपको अभी और दिखाता हूँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एक्टिविस्ट अप्रोचेस NGT सीक्स एक्शन अगेंस्ट इलीगल रिवरवुड माइनिंग नियर काजीरंगा। अब यहाँ पे इलीगल रिवरवुड माइनिंग हो रही है काजीरंगा में, उसके लिए NGT के पास जाया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व आप सबको पता है असम में है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट इसमें नाम आया है, वो आप लोग ज़रूर नोट कर लेना, दिहोरी रिवर। लिख लो यार इसको, दिहोरी रिवर असम काजीरंगा के पास से ही बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। एंड दिहोरी देखो लिखा है, रिवर इज नॉट मेयरली अ सोर्स ऑफ सैंड बट ऑल्सो अ लिविंग इकोसिस्टम दैट सस्टेन्स बायोडाइवर्सिटी, फिशरीज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, लाइफ स्टॉक एंड डेली डोमेस्टिक नीड्स ऑफ द लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिवर है दिहोरी रिवर। तो ये मैंने इसलिए, देखो ऐसी चीज़ें ही UPSC टारगेट करता है। अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें, ये आपको ऐसे नॉर्मली नहीं बताएंगे लोग, है ना, तो निकल जाएगी न्यूज़। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिहोरी रिवर ज़रूर याद रखना। काजीरंगा आसाम के साथ है। NGT आपको पता होना चाहिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो कि NGT एक्ट 2010 से आया था, 2010 से आया था NGT एक्ट के। और इंडिया इज़ द 3rd कंट्री टू हैव अ मैकेनिज्म लाइक NGT। ये याद रखना, NGT का जैसा मैकेनिज्म, इंडिया इज़ द 3rd कंट्री टू हैव मैकेनिज्म लाइक दैट। इंडिया वॉज नॉट द फर्स्ट। याद रखना, फर्स्ट कौन थी ऑस्ट्रेलिया, जो NGT जैसा कंसेप्ट लेकर के आई। दूसरी कौन सी थी, न्यूजीलैंड, जो इसके जैसा कंसेप्ट लेकर के आई। एंड थर्ड वाज इंडिया विच ब्रॉट द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड ऑल, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है NGT। थोड़ा सा आप एक चीज़ अगर कर सको तो मुझे बताना कि कोई टाइमलाइन है फॉर NGT केसेस और नॉट। टाइमलाइन है क्या NGT केसेस की डिटर्मिनेशन की, तो वो अगर आप बता सकते हो। NGT के डिसीजंस को हम अपील कहाँ करते हैं, दैट इज़ अ सेकंड क्वेश्चन। गूगल कर लेना, है ना, वेयर डू वी अपील द केसेस ऑफ NGT। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर आप कर सको तो अच्छा, नहीं तो कल मैं आंसर में बता ही दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो लेट्स सी दैट। आगे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, NCSC के बारे में आया था। तो देखो लिखा है, एमिड टसल NCSC पैनल टू प्रूव सेंटर्स डी रिजर्वेशन प्रपोजल। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं NCSC क्या होता है। NCSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं उनके सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं तो पहले एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था। स्पेशल ऑफिसर का काम क्या रहता था, कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन था कि देयर विल बी ए स्पेशल ऑफिसर अंडर आर्टिकल 338, ठीक है। ये लिखा गया था कि आर्टिकल
338 के अंतर्गत एक स्पेशल ऑफिसर होगा जो बेसिकली यही काम करेगा, कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। फिर 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1990 में, लिख लेना इसको। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में आया, जिसने अमेंड किया आर्टिकल 338 को और उसमें रिप्लेस किया इस एक आदमी जो एक कमिश्नर था अभी तक, उसको रिप्लेस किया विद अ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो याद रखिएगा 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब हट गया और अब कौन आ गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। अभी भी एक साथ ही थी दोनों कमीशन। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में। 2003 में जब 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसने 338 को फिर से अमेंड किया और 2 आर्टिकल निकाले। एक आर्टिकल 338 जिसके अंदर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और दूसरा निकाला 338A जिसके अंदर आया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो दोनों को अलग कर दिया गया, दोनों को अलग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। एनसीएससी में एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 एडिशनल मेंबर होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना। अगर आप बता सकते हो तो मुझे टेन्योर बता देना कि इनका टर्म कितना होता है। कल मैंने आपको एनसीएसटी के उनका टर्म बताया था ना, उतना ही होता है, तो एक बार बता दो जल्दी से कितना होता है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये कर लोगे आप लोग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो मैंने यहाँ पे नोट करके रखी है। लेट्स सी दैट, है ना। जो वर्मा जी की हम न्यूज़ पढ़ रहे थे ना वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो अभी 3 मेंबर इन हाउस कमेटी बनाई गई थी। जैसे क्या होता है किसी भी जस्टिस या जज के ऊपर जब कोई केस लगता है तो पहले एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है जो बोलता है कि ये चार्जेस प्रूव हो रहे हैं कि नहीं प्रूव हो रहे हैं। तो इनके लिए भी 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी। जस्टिस अरविंद कुमार थे सुप्रीम कोर्ट के, देन चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर बॉम्बे हाई कोर्ट के एंड सीनियर एडवोकेट BV आचार्य थे। दे फाउंडेड द चार्ज प्रूव्ड अगेंस्ट द दिल्ली हाई कोर्ट जज। तो दिल्ली हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट जो चार्जेस उनको प्रूफ माना गया है, तो ऑब्वियसली बात है आगे की प्रोसेस भी होगी। हालांकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था जस्टिस वर्मा ने, बट पैनल ने फिर भी कहा कि जो स्टैट्यूटरी इंक्वायरी है वो आगे बढ़ती रहेगी और रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस लिखा है, तो आर्टिकल 124 का 4 एंड आर्टिकल 124 का 5 दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट हैं। एंड हाई कोर्ट में आर्टिकल 217 रेड विद आर्टिकल 124 ये है हाई कोर्ट के लिए। रिमूवल ओनली बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इनका रिमूवल होता है केवल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग इन द सेम सेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो मेजॉरिटी लगती है वो भी स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। एंड इनको गवर्न होता है, इनका मैकेनिज्म ये भी गवर्न होता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 से। याद रखना जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 से, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। मुल्ला पेरियार डैम, तमिलनाडु फ्लैग्स केरलाज ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड। तो यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम न्यूज़ में है। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में अगर आपको बताऊँ तो एक पेरियार रिवर पर है, ऑब्वियसली बात है। पेरियार का ओरिजिन जो है वो शिवगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु साइड में होता है, इसको याद रखना। एंड बिल्कुल केरला के बॉर्डर में है, ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का उसके बॉर्डर में आता है। और फिर ये पेरियार रिवर जो है ये केरला की लॉन्गेस्ट रिवर बनती है, केरला में सबसे ज़्यादा फ्लो करती है। इट फ्लोज वेस्टवर्ड टुवर्ड केरला इनटू द अरेबियन सीज नियर कोची। याद रखेगा डेल्टा ये नहीं बनाती है, एंड डेल्टा ये नहीं बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है। मुल्ला पेरियार डैम 131 साल पुराना ब्रिटिश एरा का मेसनरी डैम है। 1895 बना था 1895 में। एंड पेरियार के अगेंस्ट अक्रॉस बना था इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में, बट इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु है केरला साइड, लेकिन ओन्ड ऑपरेट कौन करता है, तमिलनाडु। क्यों करता है, क्योंकि 1886 में एक लीज एग्रीमेंट हुआ था कॉलोनियल एरा का 1886 में, उसके बेसिस पे, ठीक है। डिस्प्यूट क्या है बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डैम जो है वो सेफ़ है एंड तमिलनाडु को कहा कि ठीक है आप रिजर्वायर का लेवल बढ़ा दो, 136 फीट से 142 फीट कर दो, है ना। तो 2006 का जजमेंट ऑलरेडी परमिट कर चुका था 152 फीट तक आफ्टर स्ट्रेंथनिंग। बट केरला कह रहा है कि नहीं भैया बहुत स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई है, अभी ये है वो है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। रिटेल इन्फ्लेशन हमने देख ही लिया है। MDR के बारे में चल रहा था। ये आपका MDR क्या होता है आप सबको, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक बेसिकली फ़ी होती है विच इज चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक और पेमेंट प्रोसेसर फॉर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट। अब जैसे देखो क्या होता है कि आप किसी भी दुकान में गए तो वो अपनी एक POS मशीन आपको देता है कि आप कार्ड स्वैप करो और अपना पेमेंट कर लो, है ना। तो अब क्या हो रहा है, एक बैंक तो POS मशीन लगा रहा है, फिर एक आप अपना कार्ड जिस बैंक का लगा रहे हो, है ना,
फिर आप जो कार्ड लगा रहे हो, वीज़ा है कि अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये भी बॉडी होती है। तो ये जो तीनों बॉडी इन्वॉल्व होती है ना, ये अलाउ करवा रही हैं मर्चेंट को कि वो डिजिटल पेमेंट कर सके। तो इन तीनों बॉडी को ही कुछ कुछ पैसा मिलता है, हर ट्रांजेक्शन का मिलना चाहिए, ठीक है बेसिकली उसी। और वो चार्ज किसके ऊपर करते हैं, वो मर्चेंट के ऊपर चार्ज करते हैं। तो इसी को बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। बेसिकली एमडीआर इज अ फी चार्ज टू अ मर्चेंट। ये अब वो मर्चेंट क्या करता है, फिर आपको बोलता है कि आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कई बार देखा होगा ना आपने, आप जब आप जाते हैं तो आप बोलता है वो आपको कार्ड पेमेंट अगर आप करोगे तो क्या बोलता है कि 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि 2% जो है वो एमडीआर है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, ठीक है ना। जो यूपीआई पेमेंट है रुपे डेबिट कार्ड है, याद रखना इंडिया में यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड जो है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम एमडीआर सिंस जनवरी 2020। 2020 जनवरी से ही इसको एग्जेम्प्ट रखा गया है यूपीआई को और रुपे कार्ड को, टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। अभी लेकिन रिसेंटली अगर कल परसों की बात बताऊं, जो बिल आया है उसमें एक 10A करके जो सेक्शन है वो अमेंड किया जा रहा है इन ऑर्डर टू इंक्लूड कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे भी वो एमडीआर लगा सकते हैं। अभी केवल पावर ले रहे हैं, वो अभी लगा नहीं रहे लेकिन पावर ले रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक्सप्लेनर पार्ट में आज आया था सस्टेनेबल, हाउ सस्टेनेबल इज इंडिया E20 पुश। तो E20 आपको पता होना चाहिए क्या होता है पहले। E20 का मतलब है कि भैया एक ऐसा पेट्रोल जिसमें 80% पेट्रोल है, 20% इथेनॉल है। इंडिया ने E20 अचीव कर लिया, यानी कि 20% की इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर ली, 2025-26 में ही कर ली। हालांकि 10% हमने 2022 में अचीव की थी, और इस बार 2025-26 में हमने कर ली। 2030 का टारगेट था, मतलब समझ लो 5 साल पहले ही हमने अचीव कर ली जो टारगेट था, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इथेनॉल जो बनता है, अगर आप देखें तो इट्स ऑल्सो बायोफ्यूल। अलग अलग जनरेशन में अलग अलग टाइप से बनते हैं बायोफ्यूल। तो जैसे फर्स्ट जनरेशन था तो फूड प्रोडक्ट से बन रहा था, सेकेंड जनरेशन में जो है वो आपका नॉन फूड प्रोडक्ट से बन रहा था, ठीक है। एंड थर्ड जो जनरेशन है वो एल्गी से बन रहा था। एंड फोर्थ में फिर आपका ये जो ये आपके मतलब हाइब्रिड क्रॉप्स हैं और ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस जो क्रॉप्स हैं वो सारे जो हैं, तो इन सब का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तो बेनिफिट बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई बहुत बेनिफिट बचेगा, फॉरेक्स रिजर्व की सेविंग होगी, क्रूड ऑयल में हमारा सब्सटीट्यूशन होगा, हमको क्रूड ऑयल नहीं खरीदना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं वो ये हैं, पहले तो फूड स्टॉक का कंसर्न है, क्योंकि अब इथेनॉल अगर आप बनाओगे तो 45% जो इथेनॉल है वो मक्का और कॉर्न से बनता है। 45% इंडिया में अभी भी मेज़ एंड कॉर्न से बन रहा है ना। और जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है कि उसके राइस से 22% बन रहा है, शुगर केन जूस से 16% बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा खाने वाला प्रोडक्ट है, तो फूड प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो सकता है। दूसरा जो है इसके अलावा इनका ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि आप यूएस प्रेशर में आकर के ऐसा कर रहे हो, ठीक है ना। और तीसरा जो है वो है कि व्हीकल्स को बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो करोजन और माइलेज का लॉस हो रहा है। करोजन हो रहा है बहुत सारे गाड़ियों के इंजन का, और माइलेज का भी लॉस हो रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे मूव करते देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है ऑन द स्कोप ऑफ पुलिस कस्टडी। तो अब देख लेते हैं पुलिस कस्टडी को लेकर के। देखो क्या होता है, एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि इसमें कंसेप्ट है, ओल्ड जो सीआरपीसी था उसका सेक्शन 167 बोलता था कि पुलिस कस्टडी रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट 15 डेज ओनली। जो नया बीएनएसएस है उसका सेक्शन 187(2) कहता है 15 डेज कस्टडी अवेलेबल इन पार्ट्स अक्रॉस अ लॉन्गर विंडो विच इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रोसीजरल शिफ्ट फेवरिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। तो उन्होंने बोला कि 15 डे कस्टडी, लेकिन वो लॉन्गर विंडो में ही अवेलेबल रहेगा। मतलब 4 दिन अभी ले लो, 5 दिन बाद में ले लेना, फिर 4 दिन और ले लेना। तो क्या है, विंडो बढ़ा देने से क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए थोड़ा ईजी हो गया। नहीं तो क्या होता था, रिस्ट्रिक्ट होती थी कि पहले 15 दिन में ही पुलिस कस्टडी आपको लेनी है, ठीक है। तो ये बीएनएसएस में थोड़ा किया गया है। एक कंसेप्ट है डिफ़ॉल्ट बेल का। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है, मतलब कि जैसे अगर आपने चार्जशीट, जैसे मान लो 10 साल से कम की सज़ा वाला कोई केस है तो उसके लिए 60 दिन में चार्जशीट फाइल करने का टाइम दिया गया है पुलिस को। अगर पुलिस ने 60 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं की 10 साल से कम की सज़ा वाले केस में, तो अक्यूज्ड को बिना किसी कंडीशन के बेल दे दी जाएगी, उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। दूसरा है, अगर 10 साल से ज़्यादा की सज़ा वाला केस है तो अगर 90 दिन तक उसने चार्जशीट फाइल नहीं की तो उसको बेल दे दी जाएगी, उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड ये आपको हो गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
केरला ने बेसिकली, कल मैंने आपको बताया था केरला ने अपना नाम बदल करके केरलम कर लिया, तो ये आपको पता होगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के न्यूज़ में था। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपको पता है कि जो ट्राइब है निकोबार में, स्पेशली शॉम्पेन ट्राइब, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। शॉम्पेन ट्राइब एक पीवीटीजी है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि पीवीटीजी इंडिया में 75 में, देखो लिखा है 75 पीवीटीजीज आर देयर, और इनका बेसिकली प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, लो लिटरेसी, स्टैगनेंट या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एंड एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी, ये 4 कंडीशन है जिसको कि धेबार कमेटी ने बनाया था 1973 में। तो याद रखना, धेबार कमीशन 1973, और पीवीटीजी इंडिया में 75 है। पीवीटीजीज की 4 कंडीशन है। प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लो लिटरेसी रेट होना चाहिए, स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ तो ये फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप देख लेना। इसमें साकू जो लिखा हुआ ना, साकू सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन, तो सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन में 5 मेंबर हैं, ये लिख लेना आप लोग। सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन 5 मेंबर है सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन के। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, लिसोथो एंड एस्वातीनी। याद रखना, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, लिसोथो, एस्वातीनी। तो अभी इंडिया ने इस साकू के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू स्टार्ट टॉक्स ऑन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया जाएगा साकू के साथ। साकू याद रखना, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, लिसोथो, एस्वातीनी। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको पता होना चाहिए। क्लाउड सीडिंग का टर्म था। क्लाउड सीडिंग क्या होती है? बेसिकली एक एयरक्राफ्ट होता है जिससे कि हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स को हम ऊपर फेंक के आते हैं आसमान में। हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट मतलब कि सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। होता क्या है, इससे बेसिकली क्लाउड ऐसे उसको किया जाता है ताकि वो फिर बारिश की बूंदों को वो कर सके, कंडेंसेशन हो सके, फिर उसके बाद बारिश हो, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर यूजिंग। तो कजाकिस्तान अभी रिसेंटली क्लाउड सीडिंग का यूज़ कर रहा है टू बूस्ट रेनफॉल अपने यहाँ रेनफॉल में। इंडिया ने भी क्लाउड सीडिंग यूज़ की है पीरियडिकली, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में ड्रॉट के टाइम पे। एंड एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वर्षाधारी, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट वर्षाधारी उसमें किया था। तो ये सारी चीज़ें याद है। प्रीलिम्स के वन लाइनर्स आप देख लेना, ये मैंने खोल दी आपके सामने, वन लाइनर देख लेना। और दीज आर द थिंग। क्वेश्चन आप देख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन है फॉरेन रेगुलेशन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2026 के रिगार्डिंग। पहला, इट हैज़ बीन रेफर टू अ जेपीसी। फिर दूसरा, जेपीसी कंप्राइज ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा इन द रेशियो 21:10। तीसरा लिखा हुआ है आपका, द बिल प्रोवाइड्स फॉर द ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ एनजीओज फंड एंड ऑल, है ना। अगला देखो लिखा है कि विद रेफरेंस टू द 10th शेड्यूल के रिगार्डिंग दिए हैं 3 स्टेटमेंट पढ़ लेना। एंड मुल्ला पेरियार डैम के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, तो ये 4 स्टेटमेंट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।